नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का फीफा जायंट में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और कतर में से कौन सी टीम 3 जून को मैच जीतने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये मैच लाइव देख सकते हो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे और जियो टीवी पर। ठीक है, उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपके लिए चैनल पर देता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं इंडियन फुटबॉल को प्रमोट करना चाहता हूँ, इंडियन फुटबॉल के लिए एक फैन बेस तैयार करना चाहता हूँ, जो कि बिना आपकी सपोर्ट के कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे पता है दोस्तों, आप सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। और आज का ये मैच प्रीव्यू देखने के बाद आप सब लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे कोचेस के बारे में। देखो, फुटबॉल में कोचेस का एक बहुत ही अहम रोल होता है, इसलिए सबसे पहले हम कोच के बारे में बात करेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम कतर के हेड कोच के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है फ्लिक्स बेंस, जो कि स्पेन के हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके मैनेजिंग करियर के बारे में। सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिर ये कतर के हेड कोच कैसे बने। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1996 से लेकर 2006 तक इन्होंने बार्सिलोना यूथ क्लब को मैनेज किया है। उसके बाद 2006 से लेकर 2013 तक इन्होंने एस्पायर एकेडमी को मैनेज किया है, जो कि कतर की है। उसके बाद 2013 से लेकर 2017 तक इन्होंने कतर अंडर 19 की टीम को मैनेज किया है। उसके बाद 2017 केवल एक साल के लिए कतर के अंडर 23 के हेड कोच रहे थे। उसके बाद 2017 से लेकर अब तक ये कतर की नेशनल टीम के हेड कोच हैं। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री देखकर, ये स्टैटिस्टिक्स देखकर आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे वर्क करा कतर के पे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने समझने की कोशिश करी कि कतर के जो लोकल प्लेयर हैं वो किस तरह की फुटबॉल खेलते हैं और उनको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, ताकि वो फ्यूचर में अपनी नेशनल टीम को अच्छे से सर्व कर सकें। और यही सही तरीका है दोस्तों। सबसे पहले किसी भी मैनेजर को, किसी भी कोच को सबसे पहले किसी भी देश के ग्रास रूट लेवल पर वर्क करना चाहिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। सबसे पहले अंडर 17, फिर उसके बाद अंडर 19, फिर उसके बाद अंडर 23, फिर उसके बाद नेशनल टीम का हेड कोच बनना चाहिए। यही सही तरीका है, इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हमारे हेड कोच इगोर स्टिमैच के बारे में, जो कि क्रोएशिया से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि उनको इंडिया के अंदर जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, कि वो अब तक इंडिया को केवल एक ही मैच जिता पाए, वो भी थाईलैंड के खिलाफ। वो इसलिए करनी पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर अब तक केवल यूरोपियन फुटबॉल देखी और यूरोपियन फुटबॉल ही फॉलो करी, और वही प्लेइंग स्टाइल उन्होंने हमारी नेशनल टीम पर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और हमारे प्लेयर उस प्रकार के नहीं थे, अभी भी नहीं है इस प्रकार के ज़्यादातर प्लेयर कि वो पोजीशन फुटबॉल खेल सकें। इसकी बजाय अगर वो हमारी ग्रास रूट लेवल पर वर्क करते, सबसे पहले हमारी यंग टीम के साथ वर्क करते, ठीक है, और उनको समझाते किस तरह से पोजीशन फुटबॉल खेली जाती है, किस तरह से बॉल कंट्रोल की जाती है, और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते। पहले हमारे अंडर 17 को मैनेज करते, फिर उसके बाद हमारी अंडर 19 टीम को मैनेज करते, फिर उसके बाद हमारी अंडर 23 को मैनेज करते, फिर उसके बाद हमारे हेड कोच बनते नेशनल टीम के। तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती दोस्तों, और हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते, और हमारे प्लेयर जो है वो पोजीशन फुटबॉल को अडॉप्ट कर लेते। हमको सबसे पहले यही करना चाहिए था। लेकिन मैं दोस्तों उनको फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी, और बोलना चाहता हूं कि वो प्लेयर को केवल मोटिवेट करते रहें। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। अब जो चला गया वो चला गया। अब हम वो हमारे हेड कोच है, हमारे देश के नेशनल टीम के हेड कोच हैं, और वो जो भी कर रहे हैं दोस्तों, हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। बात कर लेते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। अगर मैं कतर की स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो कतर की स्ट्रेंथ उनका अटैक है दोस्तों। वो इतना अच्छा काउंटर अटैक करते हैं, जिसके कारण ही वो जापान, ईरान जैसी टीमों को हरा पाए, और आज वो एशिया के चैंपियंस हैं। वहीं अगर मैं उनकी वीकनेस के बारे में बात करूं तो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस उनका डिफेंस है दोस्तों। और जो लास्ट मैच हुआ था इंडिया वर्सेस कतर के खिलाफ, उसमें सुनील छेत्री के बिना भी हमने उन पर 4-5 अटैक बनाए थे। वो बात अलग है कि हम उन अटैक्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए गोल में, लेकिन उनसे एक चीज़ पता चल गई उस मैच के बाद, एक चीज़ मालूम पड़ गई कि जो कतर का डिफेंस है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि उनका अटैक है। तो दोस्तों, ये थी कतर की स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब बात कर लेते हैं इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उनका डिफेंस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे डिफेंडर जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। चाहे वो संदेश जिंगन हो, चिंगलिंग साना हो, प्रीतम कोटाल हो, आकाश मिश्रा हो, ये चारों ही बहुत अच्छे डिफेंडर्स हैं। ठीक है, और हमारे डिफेंस में जो सबसे बड़ा की रोल प्ले करता है वो हमारा गोलकीपर है, और हमारे पास टॉप क्वालिटी के गोलकीपर हैं। चाहे वो गुरप्रीत सिंह सांधू हो, अमरिंदर सिंह हो या धीरज सिंह हो, ये तीनों
तीनों ही बहुत अच्छे गोलकीपर हैं, तो इसलिए मैंने डिफेंस को इंडिया की स्ट्रेंथ बताया। और अब बात कर लेते हैं इंडिया की वीकनेस के बारे में। तो इंडिया की जो वीकनेस है वो उनका अटैक है। दोस्तों हमने बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉ खेला, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ ड्रॉ खेला, हमने कतर के खिलाफ ड्रॉ खेला, हमने ओमान के खिलाफ ड्रॉ खेला। आखिर हमने इतने सारे ड्रॉ क्यों खेले? इसके पीछे कारण ये है कि हमने जितने भी अटैक बनाए हम उनको गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमारा अटैक जो है वो इतना अच्छा नहीं है, हमको उसको इंप्रूव करना पड़ेगा अगर हमें कतर के खिलाफ मैच जीतना है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही टीमों की फीफा रैंकिंग और लास्ट 3 मैचेस रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं कतर की फीफा रैंकिंग आपको बता दूं। कतर की करंट फीफा रैंकिंग है 58 और अगर मैं उसके लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो पहला मैच उसका हुआ था लक्समबर्ग के साथ जिसकी फीफा रैंकिंग है 96 और कतर ने वो मैच 1-0 से जीत लिया था। दूसरा मैच कतर का हुआ था अजरबैजान के साथ जो कि कतर 2-1 से जीत गया था। और तीसरा मैच हुआ था कतर का रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ जिसकी फीफा रैंकिंग है 47 और कतर ने वो मैच ड्रॉ खेला था आयरलैंड के साथ। अब बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया की करंट फीफा रैंकिंग है 105 और अगर मैं बात करूं इंडिया के लास्ट 3 मैचेस के बारे में तो पहला मैच खेला था ओमान के साथ 2019 में जो कि 1-0 से हम हार गए थे और दूसरा मैच हमने इसी साल ओमान के साथ फ्रेंडली मैच खेला है जिसको हमने 1-1 के साथ ड्रॉ करा है और ओमान की करंट फीफा रैंकिंग है 80 है ना। और तीसरा मैच तो हमारे लिए दोस्तों डिजास्टर साबित हुआ था जिसको हम 6-0 से हार गए थे यूएई के साथ और यूएई की करंट फीफा रैंकिंग है 73। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो कतर ने अपने 3 मैचेस में से 2 जीते हैं, 1 ड्रॉ खेला है और इंडिया ने अपने 3 मैचेस में से 2 हारे हैं और 1 ड्रॉ खेला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही टीमों के प्लेइंग लेवल के बारे में। तो दोस्तों मैंने 4-5 मैच चेक करे लास्ट कतर के तो मैंने पाया कि ये 3-5-2 के कॉम्बिनेशन को ज्यादा यूज करते हैं और ये जो स्क्रीन पर आप लाइनअप देख रहे हैं इसी को वो खिलाते हैं। ये उनका कोर स्क्वाड है, कोर प्लेइंग 11 है, ठीक है। इसी के साथ ही उतरते हैं और इसी के साथ ही कोशिश करते हैं मैच जीतने की। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है यही लाइनअप उतरेगी इंडिया के खिलाफ भी। इसमें से मान लो अगर कोई इंजरी या फिर कोई अनफिट हो जाता है प्लेयर तो शायद कोई चेंज हो सकता है, वरना 90% आपको यही प्लेयर देखेंगे इंडिया के खिलाफ खेलते हुए कतर की तरफ से। अब बात कर लेते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। तो देखो यार ये तो मैं नहीं जानता कि इंडिया की तरफ से कौन से 11 प्लेयर होंगे जो स्टार्ट करेंगे मैच को, लेकिन मैंने अपनी जो टीम बनाई है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये मेरी टीम है, मैंने खुद सिलेक्शन मतलब खुद चुन के जो मुझे अच्छे लगते थे प्लेयर, जो मुझे अच्छे लगे मतलब परफॉर्मेंस वाइज मैंने उनको रखा हुआ है। सबसे पहले सुनील छेत्री को रखा हुआ है, नो डाउट मैं जानता हूं आप सब चाहते हो कि सुनील छेत्री खेलें। उसके बाद विपिन सिंह के सिलेक्शन पे हो सकता है आपका कुछ डाउट हो, है ना। आप में से बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे आशिक कुर्नियानी या फिर किसी और प्लेयर का नाम होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों विपिन को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुंबई सिटी एफसी के लिए उसका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा था और जो हमने 2 फ्रेंडलीज मैच खेले उसमें भी विपिन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। उसके बाद मैं बात करूं उदांता सिंह की तो मैं जानता हूं उदांता में से बहुत सारे लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं दोस्तों कि जो फॉर्म होती है ना वो टेम्परेरी होती है और क्लास परमानेंट होती है और उदांता की जो क्लास है वो परमानेंट है और मुझे पूरा यकीन है अगर हम उस पर भरोसा जताएंगे तो वो जरूर फॉर्म में वापस आएगा और खेलेगा, जबरदस्त खेलेगा। लास्ट मैच जो कतर के खिलाफ हुआ था उसमें भी उदांता का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था और हमें उदांता सिंह की स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, क्योंकि जो हाई लेवल इंटरनेशनल मैच होते हैं ना वो काफी ज्यादा स्पीडी होते हैं, तो हमें स्पीड वाले प्लेयर्स जरूर चाहिए होते हैं। उसके बाद ब्रैंडन फर्नांडिस, मुझे पता है आप में से किसी को भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ब्रैंडन फर्नांडिस काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ग्लेन मार्टिन्स और अपोया ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद डिफेंस में बात करूं तो आकाश मिश्रा, संदेश जिंगन, ठीक है, और चिंगलिंग साना और प्रीतम कोटाल डिफेंस में मेरी टीम में होंगे, ठीक है। अगर आपको ये कोई चेंज करना हो तो कमेंट्स में जरूर बता दिएगा कि ये प्लेयर होना चाहिए इस प्लेयर की जगह, ठीक है। हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे कमेंट्स में। उसके बाद गोलकीपिंग में धीरज सिंह को मैंने रखा है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग गुरप्रीत को या फिर अमरिंदर को देखना चाहते होंगे, लेकिन धीरज का AFC चैंपियंस लीग में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इसलिए मैंने धीरज को रखा। तो दोस्तों ये तो ही रिसर्च के बाद, लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूं कि आखिर मेरा क्या ओपिनियन है कि 3 जून को कतर वर्सेस इंडिया में से कौन सी टीम मैच जीतने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक एक्स फैक्टर भी है और वो हमारे यंग प्लेयर्स हैं, चाहे वो विपिन हो, चाहे वो अपूया हो, चाहे सुरेश हो, धीरज हो, चिंगलिंग साना हो, ईशान पंडिता हो। अगर दोस्तों ये सब लोग अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, हमारे यंग प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जीतने के चांसेस मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। और साथ ही साथ हम जितने भी अटैक, चाहे 5 अटैक बनाए, चाहे 4 अटैक बनाए, चाहे 3 अटैक बनाए कतर के ऊपर, हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अटैक्स को गोल में कन्वर्ट कर सके। तो दोस्त आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।